फंडामेंटल एनालिसिस के 11th पार्ट में आपका स्वागत है। पिछले पार्ट में हमने करंट एसेट्स की बात की थी, तो आज हम करंट एसेट्स को कंटिन्यू करेंगे और साथ ही नॉन करंट एसेट्स की भी बात करेंगे। इस तरह हम बैलेंस शीट को आज पूरी तरह से कवर कर लेंगे। देखो, करंट एसेट्स में एक टर्म होती है कैश रिसीवेबल, जिसे ट्रेड रिसीवेबल भी कहते हैं। कई बार माल बेचने के बाद जो डिस्ट्रीब्यूटर है या कस्टमर है वो कंपनी को तुरंत पैसा नहीं पे करता है। वो कंपनी से माल खरीदने के कुछ दिनों बाद पैसा कंपनी को पे करता है। तो अपना माल बेचने के बाद जो पैसा कंपनी को नहीं मिला है उसे कैश रिसीवेबल कहते हैं, यानी वो पैसा कंपनी को मिलना भी बाकी है। कैश रिसीवेबल पर आपको नजर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी कोई बैलेंस शीट को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है तो वो कैश रिसीवेबल, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, इनके जरिए बैलेंस शीट को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। कई बार कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर अपनी सेल्स फिगर को मैनिपुलेट करती है और अपना झूठा सेल्स बताती है। वो सेल्स झूठा होता है, इसलिए कंपनी के पास उतनी कैश तो नहीं आती। इसलिए कंपनी बताती है कि वो सेल का जो भी पैसा है वो कैश रिसीवेबल है, यानी वो पैसा कंपनी को मिलने वाला है। लेकिन सेल फेक है, इसलिए कैश रिसीव भी कैसे होगा। फिर कुछ टाइम बाद कंपनी दिखा देती है कि कंपनी को जो कैश रिसीवेबल मिलने वाली थी वो मिल नहीं पाई। तो इस तरह के फ्रॉड कई सारे चलते हैं, इसलिए आपको कैश रिसीवेबल पर नजर रखनी चाहिए। आपको देखना चाहिए कि कंपनी का सेल्स कितने का हुआ और उसमें से कितना कैश रिसीवेबल कंपनी कवर कर पाई है। तो पिछले 5-6 सालों का आपको कंपनी का सेल्स और कैश रिसीवेबल देखना होगा। क्वालिटी, जो कि एक डेयरी प्रोडक्ट्स की कंपनी है, उस पर यह आरोप है कि उसने अपना सेल्स बढ़ाकर दिखाया है, लेकिन फिर बाद में कंपनी को अपना कैश रिसीवेबल मिल नहीं पाया और कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट पर भी उस सेल्स का कोई भी प्रूफ दिख नहीं रहा है। केकेआर, जो कि एक प्राइवेट इक्विटी फर्म है, उसने क्वालिटी में 2016 में 520 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे और अब उन्होंने क्वालिटी के खिलाफ इंसॉल्वेंसी याचिका दायर की है। देखो, सेल्स, कैश रिसीवेबल्स और कैश फ्लो स्टेटमेंट, इन तीनों को आपको साथ साथ देखना है, क्योंकि बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, इनको मैनिपुलेट करना आसान होता है, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट को मैनिपुलेट करना उतना आसान नहीं होता। जब हम आगे चलकर कैश फ्लो स्टेटमेंट कवर करेंगे तब हम कैश रिसीवेबल और सेल्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे और चेक करेंगे कि कैसे सेल्स और कैश रिसीवेबल को वेरीफाई किया जाता है। अब हम बात करेंगे करंट रेशियो की। कंपनी के ऊपर जितनी करंट लायबिलिटीज हैं उन्हें कवर करने के लिए कंपनी के पास उतने करंट एसेट्स है या नहीं, ये चेक करना भी बहुत जरूरी होता है। कंपनी को अपनी करंट लायबिलिटीज पे करने के लिए कंपनी के पास उतने करंट एसेट्स चाहिए और ये चेक करने के लिए आपको देखना होगा कि क्या कंपनी के करंट एसेट्स उसकी करंट लायबिलिटीज से कम तो नहीं है। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो अगर करंट रेशियो 1 से ज्यादा है तो उसका मतलब है कि कंपनी के करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज से ज्यादा है, यानी टेंशन की कोई बात नहीं। लेकिन अगर करंट रेशियो 1 से कम है तो उसका मतलब है कि कंपनी के करंट एसेट्स उनके करंट लायबिलिटीज से कम है। सो अगर किसी कंपनी का करंट रेशियो 1 से ज्यादा है तो वो अच्छी बात है, और अगर किसी कंपनी का करंट रेशियो 1 से कम है तो आपको देखना होगा कि वो 1 से कम क्यों है। बहुत सारी कंपनीज बहुत सारा डिविडेंड देती है और शेयर बायबैक करती है, जिसकी वजह से कंपनी की कैश कम हो जाती है और उनके करंट एसेट्स भी कम हो जाते हैं, जिससे कई बार उनका करंट रेशियो 1 से कम हो जाता है। सो अगर किसी कंपनी का करंट रेशियो 1 से कम है तो आपको देखना होगा कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है। क्या कंपनी अपने प्रॉफिट की मदद से अपनी करंट लायबिलिटीज तुरंत रिपे कर पाएगी। साथ ही ऐसे टाइम आपको कंपनी की लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी देखनी पड़ेगी, उनका लॉन्ग टर्म डेट देखना पड़ेगा। अगर लॉन्ग टर्म डेट भी ज्यादा है, प्रॉफिटेबिलिटी कम है और करंट रेशियो 1 से कम है तो दिक्कत की बात है। चलो, तो यहां पर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का करंट रेशियो निकालते हैं। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के पास 2615 करोड़ का करंट एसेट है और उनकी करंट लायबिलिटीज 1902 करोड़ है। तो इस तरह आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का करंट रेशियो 1.37 है, यानी कंपनी का करंट रेशियो अच्छा है। कंपनी के पास उतने करंट एसेट्स है कि कंपनी अपनी करंट लायबिलिटीज को चुका सके। अब नॉन करंट एसेट्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की बैलेंस शीट पर आप देख सकते हो कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के नॉन करंट एसेट्स में आता है फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, डिफर्ड टैक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर नॉन करंट एसेट्स। सो नॉन करंट एसेट्स पर पहली चीज जो आपको देखनी चाहिए वो है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में अलग अलग चीजें आती है, जैसे कि प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स यानी वो एसेट्स जिनको आप टच नहीं कर सकते, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट का हर साल डिप्रिसिएशन होता है। बैलेंस शीट पर हमने जो यूट्यूब पर 2 वीडियोस डाले थे उनमें डिप्रिसिएशन को हमने डिटेल में कवर किया था। सो अगर आपको डिप्रिसिएशन क्या होता है ये पता नहीं है तो आप वो वीडियोस जरूर देख लीजिए। जैसे कि हम देखते हैं कि इंडिया में यूजुअली लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू लगातार बढ़ रही है, पर बैलेंस शीट पर ऐसा नहीं होता। डिप्रिसिएशन इफेक्ट की वजह से बैलेंस शीट पर लैंड, बिल्डिंग, इनकी वैल्यू कम होती जाती है। तो लैंड और बिल्डिंग की एक्चुअल वैल्यू हमें बैलेंस शीट पर नहीं देखने मिलती,
क्योंकि कई बार बैलेंस शीट पर जो लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू दिखाई जाती है वो ज़्यादातर टाइम उस लैंड और बिल्डिंग की एक्चुअल वैल्यू से कम होती है। वही कंपनी के जो इक्विपमेंट्स और मशीनरीज हैं उन पर भी डिप्रिसिएशन इफेक्ट लागू होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि कंपनीज अपनी कुछ मशीनरीज या इक्विपमेंट जिनकी एक्चुअल वैल्यू नहीं के बराबर होती है उनकी भी अच्छी खासी वैल्यू बैलेंस शीट पर दिखाती है। सो फिक्स्ड एसेट को कंपनी आसानी से मैनिपुलेट कर सकती है, इसलिए कंपनी के फिक्स्ड एसेट को एनालाइज करते वक्त आपको थोड़ा अलर्ट रहना होगा। कई बार ऐसा भी होता है कि कंपनी के पास बहुत सारी लैंड होती है और उस लैंड की वैल्यू बैलेंस शीट पर दिखाई गई वैल्यू से कई ज्यादा होती है, तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज को भी आपको देखना होगा। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको देखनी है वो है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। यहाँ पर कंपनी ने जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की है वो आपको दिखाई देती है, जैसे कि किसी स्टार्टअप में की हुई इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट में की हुई इन्वेस्टमेंट, बॉन्ड्स में की हुई इन्वेस्टमेंट्स एटसेट्रा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में जो वैल्यू दिखाई जाती है वो उस एसेट की परचेसिंग वैल्यू होती है। यानी अगर कंपनी ने किसी कंपनी के शेयर 100 रुपीज की प्राइस पर खरीदे हैं और उन शेयर की वैल्यू अभी 150 रुपए चल रही है तो बैलेंस शीट पर आपको उस चीज की वैल्यू 100 रुपीज ही मिलेगी। यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जो परचेसिंग वैल्यू होती है वो आपको यहाँ पर दिखाई देती है, उसकी एक्चुअल वैल्यू उससे अलग भी हो सकती है। तो ये आपको खुद से कैलकुलेट करना होगा कि कंपनी ने अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की है तो उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, ये आपको निकालना पड़ेगा। कल ही हमने एलसीड इन्वेस्टमेंट्स की बात की, तो जब एलसीड इन्वेस्टमेंट्स ने एशियन पेंट्स में इन्वेस्ट किया था तब एशियन पेंट्स की शेयर प्राइस काफी कम थी, लेकिन अब वो काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से उनके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की एक्चुअल वैल्यू बैलेंस शीट पर दिखाई गई वैल्यू से काफी ज्यादा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इस सेक्शन से आपको कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में भी काफी कुछ पता चलेगा, यानी किस तरह और कितने इफिशिएंटली कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है, कंपनी किन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रही है, कंपनी ने जिन कंपनीज में इन्वेस्ट किया है क्या वो एफिशिएंट कंपनीज हैं, उनमें ग्रोथ पोटेंशियल है, या फिर कंपनी के प्रमोटर्स ने बस पैसा डाइवर्ट करने के लिए कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया है। जैसे कि कैनेडियन बिलियनियर मिस्टर प्रेम वत्सा की कंपनी फेयरफैक्स लगातार अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करती है और वो काफी अच्छी तरीके से इन्वेस्टमेंट करती है। सिमिलरली मिस्टर वॉरेन बफेट की कंपनी बर्कशायर हैथावे भी कई सारी कंपनीज में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करती है। तो उन कंपनीज के इन्वेस्टमेंट्स को देखकर आपको उस कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में आइडिया आ जाएगी, कंपनी का मैनेजमेंट किस तरह का है, उनकी सोच किस तरह की है और वो कितने इफिशिएंटली कंपनी के पैसों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छे इन्वेस्टमेंट्स करके फेयरफैक्स को बहुत फायदा मिला है और सिमिलरली बर्कशायर हैथावे को भी बहुत फायदा मिला है। अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्टमेंट्स करके बर्कशायर हैथावे कितनी बड़ी कंपनी बन गई है ये आप सभी को पता है। उसके ओनर मिस्टर वॉरेन बफेट दुनिया के तीसरे रिचेस्ट पर्सन हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इस सेक्शन से आपको कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में बहुत अच्छी खासी जानकारी मिल जाती है। अगला और एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। बहुत सारी कंपनीज लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस के जरिए कंपनी का पैसा बाहर भेजती है। जितने भी फाइनेंशियल फ्रॉड सामने आए हैं उनमें से ज्यादातर फाइनेंशियल फ्रॉड में अगर कोई तरीका इस्तेमाल किया गया है तो वो ये किया गया है कि लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस के जरिए कंपनी का पैसा बाहर भेजना। अब एक रिसेंट एग्जांपल की बात करते हैं। आइलैंड एफएस ग्रुप की एक कंपनी है जिसका नाम है आइलैंड एफएस फाइनेंशियल सर्विसेज। आइलैंड एफएस फाइनेंशियल सर्विसेज ने सिवा ग्रुप को काफी सारा लोन दिया है। वैसे आइलैंड एफएस फाइनेंशियल सर्विसेज ने सिवा ग्रुप को पहले भी काफी सारा लोन दिया था जिसमें से काफी सारा पैसा सिवा ग्रुप ने रिटर्न नहीं किया था। उसके बावजूद भी आइलैंड एफएस फाइनेंशियल सर्विसेज ने सिवा ग्रुप को फिर से लोन दे दिया। जब इस सारे मामले की इंक्वायरी हुई तो पता चला कि आइलैंड एफएस के फॉर्मर एग्जीक्यूटिव हरिशंकरन ने आइलैंड एफएस फाइनेंशियल सर्विसेज को कहा था कि ये लोन वो तुरंत पास कर दे, और उनके ऑर्डर के बाद आइलैंड एफएस फाइनेंशियल सर्विसेज ने वो लोन सिवा ग्रुप को दे दिया और उनका पैसा फिर से अटक गया और फिर ये लोन दी हुई अमाउंट वो रिकवर नहीं कर पाए और कंपनी के लिए एनपीए बन गया। अगर आइलैंड एफएस फाइनेंशियल सर्विसेज का एनपीए देखा जाए तो उनका ग्रॉस एनपीए 90% है। मतलब इतना ज्यादा ग्रॉस एनपीए तो हमने भी आज तक नहीं सुना था, इन्होंने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं। तो लोन्स एंड एडवांसेस के जरिए बहुत सारी कंपनीज और फ्रॉड प्रमोटर्स इस तरह के कारनामे करते हैं जिनसे आपको सतर्क रहने की जरूरत है। सो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस इस चीज को आपको बहुत डिटेल में एनालाइज करने की जरूरत है। अगर हम आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस देखें तो हम देख सकते हैं कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का ब्रोकिंग का बिजनेस है जिसकी वजह से उन्हें स्टॉक एक्सचेंज के पास कुछ डिपॉजिट रखना पड़ा है। साथ ही उन्होंने कुछ रिलेटेड पार्टीज के पास भी डिपॉजिट रखा है और अपने ऑफिस प्रीमाइसेस और एसेट्स के लिए उन्होंने कुछ डिपॉजिट रखा है। सो यहाँ पर डाउटफुल ऐसा कुछ भी नहीं है। कंपनी के एसेट्स को यूज करके कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया है ये चेक करना भी कई बार जरूरी होता है, जिसके लिए आपको रिटर्न ऑन एसेट्स ये रेशियो चेक करना पड़ेगा। रिटर्न ऑन एसेट्स का फॉर्मूला है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का नेट प्रॉफिट है 557 करोड़ और उनके टोटल एसेट्स है 2880 करोड़। तो फाइनेंशियल ईयर 2018 में आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का रिटर्न ऑन एसेट्स रहा है 19.34%, जो कि काफी अच्छा रिटर्न है। इसी तरह आपको पिछले 6-7 साल का भी रिटर्न ऑन एसेट निकालना पड़ेगा।
रिटर्न ऑन एसेट्स हमें बताता है कि कंपनी ने अपने एसेट्स को कितने इफिशिएंटली यूज किया है और अपने एसेट्स को इफिशिएंटली यूज करके उन्होंने कितना प्रॉफिट कमाया है। रिटर्न ऑन एसेट्स पर आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर लगातार कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट कम आ रहा है तो ये सोचने वाली बात है। तो यहाँ पर हमारा बैलेंस शीट का एनालिसिस समाप्त होता है। सो नेक्स्ट पार्ट से हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से शुरू करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।